Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And today I am discussing about various issues of comparative education, in which I have already discussed the scope, objectives and few approaches towards comparative education. And now it is the turn of methods of comparative education, and it is the turn of descriptive method. Descriptive method means जब हम सिर्फ और सिर्फ description दे रहे हैं. The descriptive method in comparative education involves systematically describing. यहाँ हम क्या कर रहे हैं? Systematically वर्णन कर रहे हैं and documenting the structures. और जो भी structure है, process है और outcome है educational system का, दो या दो से ज्यादा context में, वो दो से ज्यादा देश हो सकते हैं, दो से ज्यादा क्षेत्र हो सकते हैं, दो से ज्यादा institution हो सकते हैं, उनका क्या एजुकेशनल स्ट्रक्चर है, उनमें कौन सी एजुकेशनल प्रोसेसेस चलती हैं, एजुकेशनल आउटकम क्या है, उसका सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन करना और डॉक्यूमेंट करना डिस्क्रिप्टिव मेथड का एम है. इट डज नॉट एम टू जज और प्रिस्क्राइब. इसका ये बिल्कुल भी लक्ष्य नहीं है कि हम कोई निर्णय लें, हम कोई प्रिस्क्रिप्शन दें, बट टू प्रेजेंट फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव डेटा फॉर एनालिसिस. बट हमको जो डेटा जैसा मिलता है, फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव डेटा हम एनालिसिस के लिए प्रस्तुत करते हैं. गोल क्या है इसका? प्रोवाइड अ क्लियर डिटेल्ड पिक्चर ऑफ व्हाट इज इन डिफरेंट सेटिंग्स. यानी कि क्या है, विभिन्न सेटिंग्स के बीच में क्या है, इसका डिटेल पिक्चर और क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करना ही इसका गोल है. एग्जाम्पल क्या है? जैसे कंपेयरिंग द करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ सीबीएसई इंडिया एंड कैम्ब्रिज यूके. जैसे हमको दो करिकुलम फ्रेमवर्क का कंपैरिजन करने को मिल जाए तो एग्जैक्टली हम बता देंगे कि सीबीएसई इंडिया का क्या है और कैम्ब्रिज यूके का क्या है. व्हाट इज, हम ये नहीं बताएंगे कि ये होना चाहिए, इसमें ये कमी है, ये अच्छाई है, नहीं. सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन एंड डॉक्यूमेंटेशन इस मेथड का लक्ष्य है. इसका अगर हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देखें तो मैथ्यू अर्नोल्ड मेक अ स्टडी ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम्स ऑफ फ्रांस एंड ही डिस्क्राइब द बेसिक फीचर्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम ऑफ फ्रांस, बट आल्सो ड्रू अटेंशन टू दोज एलिमेंट्स व्हिच मेक द एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम अनदर. मैथ्यू अर्नोल्ड ने एक स्टडी की थी जिसमें उन्होंने फ्रांस के एजुकेशनल सिस्टम का अध्ययन किया था, उसके बेसिक फीचर्स बताए थे और ये भी बताया था कि ये फीचर कैसे दूसरे से अलग है. हेनरी बर्नार्ड between 1856 and 1881 published 31 volumes of the American Journal of Education. उन्होंने 1856 से 1881 के बीच में The American Journal of Education के 31 वॉल्यूम पब्लिश किए. इन दीज वॉल्यूम्स ही डिस्क्राइब द एजुकेशनल सिस्टम्स ऑफ द वेरियस स्टेट्स ऑफ यूएसए एंड ऑफ मेनी फॉरेन कंट्रीज, एंड सो ही प्लेस्ड बिफोर अस स्टैंडर्ड डेटा. इन दिस प्रोसेस ही आल्सो इंटरप्रेटेड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ईच एजुकेशनल सिस्टम ही डिस्क्राइब. मतलब कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, तो इस पे मैथ्यू अर्नोल्ड का काम है, हेनरी बर्नार्ड का काम है. इन लोगों ने बताया विभिन्न क्षेत्रों के, देशों के, विभिन्न हिस्सों के, विभिन्न देशों के एजुकेशनल सिस्टम का डिस्क्रिप्शन दिया. फिर 19th century में this method was used, as the name implies, a detailed description of educational affairs of another country was made. जैसे कि जॉन ग्रिस्कॉम एंड हॉरेस मान का नाम आता है यूएसए का. मैथ्यू अर्नोल्ड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन आर वर्दी ऑफ मेंशन इन दिस कनेक्शन. In 1918, 1919, John Griscom visited Great Britain, France, Holland, Switzerland and Italy and wrote a book entitled A Year in Europe. मतलब कि अब उन्होंने कई देशों का भ्रमण किया. वो ग्रेट ब्रिटेन गए, फ्रांस गए, हॉलैंड गए, स्विट्जरलैंड गए, इटली गए और हर जगह उन्होंने एजुकेशनल सिस्टम देखा और उसका डिस्क्रिप्शन किया. एन अटेम्प्ट वाज मेड इन यूएसए टू इनकॉर्पोरेट सम ऑफ द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम एज डिस्क्राइब्ड इन दिस बुक. मतलब कि किस तरह से लोगों ने इस सिस्टम का यूज करते हुए विभिन्न देशों की शिक्षा पद्धति का डिस्क्रिप्शन किया, उसका कंपैरिजन किया, वर्णन किया. इस तरह से ये मेथड इवॉल्व हुआ है. स्टेप्स कैसे फॉलो होते हैं, इसमें कौन से चरण इस्तेमाल किए जाते हैं अगर हम डिस्क्रिप्टिव मेथड कंपैरेटिव एजुकेशन में यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें यूनिट सेलेक्ट करनी होगी. सेलेक्ट यूनिट्स की किसका हम वर्णन करेंगे. चूज कंट्रीज या इंस्टीट्यूशंस. हम जैसे मान लीजिए इंडिया वर्सेस जापान करेंगे तो ये हमको सेलेक्ट करना होगा. फिर डिफाइन क्राइटेरिया. आपको सब कुछ तो नहीं कर सकते अध्ययन, आपको कोई क्राइटेरिया तय करना होगा कि हम उसके स्ट्रक्चर का अध्ययन कर लेंगे, करिकुलम का कर लेंगे, टीचर ट्रेनिंग का कर लेंगे. फिर हम डेटा कलेक्ट करेंगे. डेटा कलेक्ट भी आप जानते हैं, डेटा कलेक्शन प्राइमरी और सेकेंडरी दो सोर्सेज से होता है. प्राइमरी जो हमको ऑफिशियल रिपोर्ट मिलेगी, इंडिया की, जापान की पॉलिसीज मिलेंगी, वो प्राइमरी डेटा. सेकेंडरी डेटा जब किसी ने इस रिपोर्ट को कोट किया हो, जैसे रिसर्च आर्टिकल हो सकते हैं, मीडिया की रिपोर्ट हो सकती है. फिर हम क्या करेंगे, डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, हम टेबुलर फॉर्म बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे और हम नैरेटिव्स लिखेंगे. फिर हम अपनी फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करेंगे. हम कोई उसमें इंटरप्रिटेशन नहीं देंगे, जस्ट फैक्ट्स देंगे कि इतना इंडिया में है, ये स्ट्रक्चर है, ये करिकुलम है, टीचर ट्रेनिंग के लिए इतने इंस्टीट्यूट है, ऐसे पढ़ाया जाता है, दैट्स इट, है ना. फिर
स्ट्रेंथ क्या है इसकी, इस मेथड की ताकत क्या है? फाउंडेशनल रिसर्च है, बिल्ड्स नॉलेज फॉर डीपर एनालिसिस, हमको डीपर एनालिसिस के लिए नॉलेज मिलता है यहाँ से, हमको गैप पता चलते हैं, जैसे कि रूरल इंडिया में डिजिटल एक्सेस में दिक्कत है, ये पता चलेगा। ऑब्जेक्टिव है ये, रिड्यूसेस बायस बाय फोकसिंग ऑन वेरीफाइबल डेटा, वो डेटा जो वेरीफाइबल है हम उसी पे फोकस करते हैं, इसलिए बायस कम हो जाता है यहाँ पे। पॉलिसी यूटिलिटी, जैसे हम चूंकि सिर्फ डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, सारा डेटा दे रहे हैं, फैक्चुअल डेटा दे रहे हैं, सही डेटा दे रहे हैं, तो हम एड्स मतलब जो पॉलिसी सुधारक हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको हम असिस्ट कर सकते हैं, जैसे एनईपी 2020 यूज्ड ग्लोबल एग्जांपल्स। फिर एक्सेसिबल है, इजी फॉर बिगिनर्स टू अंडरस्टैंड, ये आसान है, हमको कोई उसमें इंटरप्रिटेशन नहीं मांग रहा है, कुछ नहीं मांग रहा है, सिर्फ जो जैसा है वैसा बताना है। और ब्रॉड स्कोप है इसका, ये हिस्ट्री में भी एप्लीकेबल है, सोशियोलॉजी में भी है, इकोनॉमिक्स में भी है, तो ये इस मेथड की खास बातें हैं। पर कुछ कमियां भी हैं, जैसे सुपरफिशियल है ये, रिस्क बीइंग डिस्क्रिप्टिव विदाउट डेप्थ, मतलब हम डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो ये रिस्की भी हो सकता है। जैसे इंडिया हैज 1.5 मिलियन टीचर्स, सिर्फ ये लिखा है, अब किस कंटेक्स्ट में ये टीचर हैं, रूरल हैं कि अर्बन हैं कि प्राइमरी लेवल पे हैं कि सेकेंडरी पे हैं कि हायर पे हैं कि सारे मिला के हैं, ये कुछ नहीं पता चल रहा है। स्टैटिक व्यू देता है, यानी कि डायनेमिक चेंजेस को ये ध्यान नहीं देता, क्योंकि हमको सिर्फ डेटा देना है, तो कोविड-19 के इम्पैक्ट के बाद क्या आया ये नहीं पता चलेगा अगर आप डिस्क्रिप्टिव मेथड यूज कर रहे हैं तो। डेटा चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि आपको मेट्रिक्स इनकंसिस्टेंट मिल सकती हैं, जैसे इंडिया का ASER वर्सेस OECD पीसा का, तो दोनों मैट्रिक्स आप कैसे मिलाएंगे जब दोनों के पैमाने समान नहीं है। आउटडेटेड हो सकता है जो सोर्स आप यूज कर रहे हो, कोई कॉजेलिटी नहीं पता चलती, ये नहीं पता चलती कि क्या कारण है क्या प्रभाव है। डज नॉट एक्सप्लेन वाई, ये वाई नहीं बताता है। एग्जाम्पल, फिनलैंड सक्सेस इज नॉट इक्वल टू प्ले बेस्ड लर्निंग, बताता नहीं है, सिर्फ हमको धारणा देता है, हमको तथ्य देता है, हमको बातें बताता है, पर वो क्यों हो रही हैं ये नहीं बताता। कल्चरल बायस हो सकता है, जैसे इम्पोजेस वेस्टर्न फ्रेमवर्क, जैसे एज्यूमिंग मॉडर्निटी इज इक्वल टू डिजिटलाइजेशन, ऐसा हो सकता है कि निकल के आ जाए, पर ऐसा नहीं भी हो सकता है। और नैरो फोकस है, यानी कि इसका जो फोकस पॉइंट है वो नैरो है, मिसेस इनफॉर्मल लर्निंग, एग्जाम्पल वोकेशनल ट्रेनिंग इन जर्मनी, यानी कि जो जैसा है वो बताया इसने, तो ये इसकी प्लस पॉइंट हो गई। पर ऐसा क्यों है, क्या उसमें कुछ छिपा हुई बात है, कोई ऐसी बात है जो इम्पैक्टफुल है, ये सारी बातों का डिस्क्रिप्टिव मेथड में कोई स्थान नहीं है, और यही इसकी कमी बन जाती है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने करिकुलम हमको स्टडी करना था, तो हमने कंपेयर किया स्टेम का सिलेबस CBSE इंडिया में वर्सेस IB ग्लोबल। फिर जैसे हमें पॉलिसी कंपेयर करनी थी, तो हमने मिड डे मील स्कीम इंडिया की वर्सेस स्कूल लंच प्रोग्राम जापान का कर लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमको करना था, तो हमने क्लासरूम रेशियो का कंपैरिजन कर लिया, इंडिया में 1:40 है और फिनलैंड में 1:15 है। अब कोई बताए कि इंडिया की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि वहां यहाँ 1:40 ही फिनलैंड के 1:15 के इक्विवेलेंट है, लेकिन डिस्क्रिप्शन से तो लगेगा कि यहाँ गड़बड़ है स्थिति, है ना। तो ये है बातें। इनहेंसिंग द मेथड, कैसे हम इस मेथड को और सुधार सकते हैं, अगर हम डेटा को ट्रायंगुलेट कर लें, मतलब हम किसी और सोर्स से भी डेटा कलेक्ट कर लें, हम रिपोर्ट कंबाइन कर लें, हम सर्वे भी कर लें, हम फील्ड विजिट भी कर लें, तो बेहतर हो जाएगा। कंटेक्चुअलाइज कर लीजिए, कंटेक्स्ट से जोड़िए, हम इसमें हिस्टोरिकल नोट्स भी जोड़ दें, कल्चरल नोट्स भी जोड़ दें, तो डेटा हमारा रिच हो जाएगा। हम विजुअल एड भी लगाएं, हम टेबल भी बनाएं, हम इन्फोग्राफिक्स भी डालें, तो हमारी हम जो बेहतर दिखने लगेगा आंकड़ा। लिमिटेशंस जो सेक्शन है, वो जो हम बायसेस को एक्नॉलेज करें, हम ये लिखें कि ये बायस हो सकता है इस रिपोर्ट में, क्योंकि हमने यहाँ से ये डेटा लिया है, तो हमारे डेटा की मेथड की इन्हेंसमेंट हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। तो द डिस्क्रिप्टिव मेथड इज ए वाइटल फर्स्ट स्टेप इन कंपेरेटिव एजुकेशन। भाई आप कंपेरेटिव एजुकेशन में तुलना करने चले हैं, तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ही तो करेंगे, सबसे पहले डेटा ही तो इकट्ठा करेंगे, बाद में आप उसकी कुछ और एनालिसिस करेंगे। बट नॉट एनफ अलोन, लेकिन सिर्फ अकेले ये पर्याप्त नहीं है, लेकिन शुरू करने के लिए अच्छा है। इट लेज ग्राउंड वर्क फॉर इंटरप्रेटिव, हिस्टोरिकल और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये जो है वो पृष्ठभूमि तैयार करता है कि हम आगे और इंटरप्रेटिव, हिस्टोरिकल या क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकें, बट शुरुआत करने के लिए अच्छा भी है और आसान भी है। ओके, तो कई मेथड्स आपको कंपैरेटिव एजुकेशन में पढ़ने हैं, जिसमें कि ये पहला था डिस्क्रिप्टिव मेथड, यानी कि वर्णनात्मक विधि, यानी कि तुलनात्मक शिक्षा की वर्णनात्मक विधि। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।